रत्नपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में सोमदत्त नाम का एक अत्यंत गरीब और मेहनती किसान रहता था। सोमदत्त का एक जवान लड़का था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन कोई भी कामकाज नहीं करता था। वह सारा दिन बस गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता था और यहाँ वहाँ मटरगश्तियाँ करता फिरता था। एक दिन सोमदत्त ने बड़े प्यार से उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूछें भी उगाई हैं। अब तो कुछ कामकाज करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है। आर्यन ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो और आपने ही मुझे इस संसार में पैदा किया है। इसलिए मुझे जीवन भर बिठाकर खिलाने का फर्ज भी आपका ही है। आप बस अपने इस फर्ज को निभाते रहिए। मैं तो कोई कामकाज नहीं करूँगा। यह कड़वी और बेरुखी बात कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब सोमदत्त ने अपनी पत्नी सुमित्रा से बड़े दुखी मन से कहा, सुमित्रा, मैं तो आर्यन को समझा समझा कर पूरी तरह से हार गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे अब कोई भी उपाय नजर नहीं आता। अब तुम ही बताओ क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने इस बुढ़ापे में भी खेतों में दिन रात मर कर काम करता रहूंगा? सुमित्रा ने उसे धीरज मन से कहा, आप इस प्रकार से इतने दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर आर्यन के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज आर्यन को दरबार में बुलवाकर उसे खूब डांट डपट करेंगे और शायद उसे सही राह पर ले आएंगे। सोमदत्त ने कहा, शायद तुम ठीक कहती हो सुमित्रा, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन सोमदत्त रत्नपुर के राजा वीरप्रताप के दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही वह चिल्लाया, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो किसान, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, मेरा एक ही इकलौता पुत्र है जिसका नाम आर्यन है। इस बड़ी आस के साथ कि बड़ा होकर वह मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाडचाव और प्यार से पाला था। लेकिन अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा आर्यन मेरा कोई काम नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटरगश्तियां करता फिरता रहता है। मेरे बार बार समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम धंधा नहीं करेगा और मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा। ओह, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी और कामचोर है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और आर्यन को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने महाराज की आज्ञा का पालन करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही आर्यन को लेने के लिए चले गए। जब आर्यन दरबार में लाया गया तो महाराज ने पूछा, आर्यन, क्या यह तुम्हारे पिता हैं? हाँ महाराज, यही मेरे पिता हैं। बताइए क्या बात हो गई? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? क्यों रे आर्यन, तुम इतने जवान और हट्टे कट्टे नौजवान हो, फिर भी कोई काम धाम क्यों नहीं करते? अपने इन बूढ़े माँ बाप को कमाकर क्यों नहीं खिलाते पिलाते? महाराज, मैं कामकाज करूं भी तो क्या करूं? मैंने आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं है और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र भी नहीं रही। आर्यन की यह बात सुनकर महाराज को बहुत क्रोध आया। वे बोले, आर्यन, ऐसा कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो या डाका डालो, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। आर्यन ने हैरान होते हुए पूछा,
महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? राजा हंसे और बोले, अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वह काम भी नहीं है। चोरी करने में भी बहुत दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है और बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले और कामचोरों के बस का तो यह काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। आर्यन, तुम इस मानव जीवन पर एक कलंक हो। महाराज की यह अपमानजनक बात सुनकर आर्यन को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह सोचने लगा, ओह, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। यह राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने धमकाने से काम धंधा करने लगूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। इसके बाद जब दोनों पिता और पुत्र राज दरबार से बाहर आ गए, तब पिता सोमदत्त ने कहा, चलो आर्यन, अब घर चलो। नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए। आर्यन, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कहता हूँ पिताजी। भरे दरबार में आज आपने मुझे बुरी तरह अपमानित करवाया है। अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धंधा करूं या ना करूं, परंतु मैं अब आपके पास कभी लौटकर नहीं आऊंगा, यह बात पक्की है। यह कहते हुए आर्यन वहां से तेजी से चला गया। आर्यन के जाने के बाद सोमदत्त मन ही मन सोचने लगा, जाने भी दो इसको। जब कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर खुद ही घर वापस लौट आएगा। इधर आर्यन नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। उसने सोचा, रात मुझे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे जमीन पर रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर आर्यन एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छिपकर बैठ गया। जब आधी रात बीत चुकी थी और आर्यन पेड़ की डाल पर बैठा हुआ सोचता रहा था, तभी उसे नीचे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने पेड़ से नीचे झांका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया और उसके सामने हीरे, सोने की अशर्फियां और मोतियों से भरी हुई एक बड़ी थैली खुली पड़ी थी। वह आदमी अपनी इस दौलत को देखते हुए खुशी से कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की और आज की चोरी में मुझे इतना सारा माल हाथ लग गया। पेड़ पर बैठा हुआ आर्यन यह तुरंत समझ गया कि अवश्य ही यह कोई शातिर चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ छिपने आ गया है। उसने सोचा, काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो आज मुझे ऐसे बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। आर्यन इन्हीं सोच विचारों में पूरी तरह डूब गया था कि उसका संतुलन अचानक खराब हो गया और वह फिसलकर पेड़ से सीधे नीचे उस चोर के पास जा गिरा। चोर चौंक गया और बोला, अरे, कौन हो तुम? और इतनी रात को इस पेड़ पर क्यों छिपे बैठे थे? मेरा नाम आर्यन है और मैं अपने घर से रूठकर निकला हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में पेड़ के ऊपर आ बैठे हो? तब आर्यन ने उस चोर को अपने विषय में विस्तारपूर्वक पूरी कहानी बताई। सारी बात जानकर वह चोर मन ही मन में सोचने लगा, यह लड़का काफी हट्टा कट्टा और जवान है। क्यों ना इसे भी अपने चोरी के धंधे में शामिल कर लूं। आर्यन, मेरा नाम कालिया चोर है। क्या तुम मुझसे चोरी का काम सीखना चाहते हो? क्या मैं यह कर पाऊंगा? हाँ आर्यन, चोरी का काम करके तुम बहुत जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो और फिर चोर बनकर ही तुम राजा वीर प्रताप से अपने उस अपमान का बदला भी ले सकते हो। आर्यन को उसकी बात जम गई। उसने कहा, बात तो आप ठीक कहते हैं,
मुझे आपकी यह बात पूरी तरह मंजूर है। तो चलो मेरे साथ। मेरा घर नीलगिरी के जंगल में है। हम वहीं चलकर रहेंगे। फिर वे दोनों कालिया के घर की ओर निकल पड़े। जल्दी ही वे दोनों उसके गुप्त ठिकाने पर पहुंच गए। कालिया बोला, आर्यन, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि पूरी मेहनत और मन लगाकर चोरी के सारे गुण सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश आर्यन। उधर गांव में आर्यन के माता पिता आर्यन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। सोमदत्त रोते हुए कहता, काश मैं महाराज के पास नहीं जाता और मैंने आर्यन की इतनी बेइज्जती नहीं करवाई होती तो वह आज हमारे पास होता। पता नहीं वह बेचारा भूखा प्यासा कहाँ भटक रहा होगा। इधर सुबह होने पर कालिया चोर आर्यन को चोरी करने के नए नए तरीके सिखा रहा था। आर्यन, देखो, मैंने आज तुम्हें सिखाया कि किस प्रकार चोरी करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर रस्सा डालकर अंदर पहुंचा जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर कालिया चोर ने आर्यन को चोरी करने के सारे गुण सिखा दिए। आर्यन ने कालिया के साथ मिलकर कई जगहों पर चोरियां की और वह एक के बाद एक कई सफल चोरियां करता गया। अब वह एक बहुत ही शातिर और नामी चोर बन चुका था। फिर एक दिन आर्यन ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, अब वक्त आ गया है कि हम राजा वीर प्रताप के खजाने पर हाथ साफ करें। यह तुम क्या कह रहे हो आर्यन? वह बहुत जोखिम भरा काम है। मैं ठीक कहता हूँ गुरु। राजा वीर प्रताप ने भरे दरबार में मेरी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि मैं कोई कामकाज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि चोरी भी नहीं कर सकता। आज मैं उनको यह दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना बड़ा और कितना शातिर चोर बन गया हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर उसी रात को गुरु और चेला दोनों ने मिलकर राजा के खजाने पर हाथ साफ कर दिया। जाते जाते आर्यन ने राजा के खजाने में एक गुप्त चिट्ठी छोड़ दी। अगली सुबह महल में हाहाकार मच गया। खजांची भागता हुआ आया। महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया। अपना राज खजाना पूरा चोरी हो गया है और वहां चोरों ने एक चिट्ठी छोड़ी है। राजा ने घबराकर वह चिट्ठी ली और उसे पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, राजा वीर प्रताप, याद करो वो दिन जब आपने भरे दरबार में मुझे बुरी तरह अपमानित किया था कि मैं चोरी करने के योग्य भी नहीं हूँ। आज अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह से देख लो। मैंने आपका पूरा खजाना चोरी कर लिया है। चिट्ठी पढ़कर राजा गुस्से से कांपने लगे और बोले, ओह, तो यह उस आर्यन का काम है जिसके पिता कुछ दिनों पहले दरबार में उसके खिलाफ शिकायत लेकर आए थे। सैनिकों, इसी वक्त सोमदत्त किसान के घर जाओ और आर्यन को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। सैनिक बिना समय गवाए सोमदत्त किसान की झोपड़ी पर पहुंच गए। सैनिकों ने चिल्लाकर पूछा, सोमदत्त, तुम्हारा बेटा आर्यन कहाँ पर छिपा है? वह तो कई महीनों से घर नहीं आया है महाराज। झूठ बोलते हो तुम दोनों। चोरी के माल के साथ तुमने ही उसे इस झोपड़ी में कहीं छिपा रखा है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? चोरी का माल कैसा? हाँ, उसने राजा के खजाने में बहुत बड़ी चोरी की है। अब तो भगवान भी उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते। ओ मेरे मालिक, इसका मतलब कि मेरा बेटा आर्यन अब सचमुच एक चोर बन गया है। सैनिकों ने जब आर्यन को झोपड़ी में नहीं पाया तो वे आर्यन की जगह पर उसके बूढ़े माता पिता को ही पकड़कर राजमहल में ले गए।